हाँ, रिवीजन, रिवीजन ऑफ बायो। ए भाई जी खड़े हो जाओ, खड़ा हो। सेल जानते हो? सेल क्या होता है? अच्छा, सेल हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ये सेल जो है ये क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपस में बात करना बंद कर दीजिए। ठीक है, यह तो क्या हो गया डेफिनेशन ऑफ सेल। अब भगवती तुमसे सवाल है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे आपको अलग अलग बताना होगा कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। हाँ बोलिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म, बैठिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का, चाहे वो आदमी हो, घोड़ा हो, गधा, कुत्ता, जो भी हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट का है नहीं हो, उसका बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। और सेल ही उसके बॉडी को क्या देता है? शेप देता है। क्या देता है? शेप देता है, साइज देता है, स्ट्रक्चर देता है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। अब बात आती है फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है? सेल को फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। लिख लेंगे। अगला सवाल, हाँ तुम बताओ, ये सब बंद करो। What is the smallest cell called? स्मॉलेस्ट सेल को क्या कहा जाता है? हाँ, नहीं पता? बैठ जाइए। स्मॉलेस्ट सेल को माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्म जो कहा कंट्रोल, सिर्फ सवाल चलेगा, ठीक है, आपस में बात नहीं चलेगा। माइकोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कौन सा? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ रहे बात? और ये सबसे छोटा क्या है? सेल है। इसका यूनिक कैरेक्टर बताइए। इसका यूनिक कैरेक्टर क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये तो इसका साइज हो गया। और क्या जानते हैं इसके बारे में? माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया है which can live without oxygen। ये किसके बगैर रह सकता है? Can live without oxygen, ठीक है। आई बात समझ में? जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चले, ठीक है। होता कहाँ है? देखो बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। एयर, वाटर, लैंड, सब जगह पाया जाता है। ये आपके क्लास 8 में भी था, डीएवी की किताब में, है ना। अच्छा, बंद करो। अब अगला सवाल आप लोगों से, है ना, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं सो बताइए, और क्यों कहते हैं? देखो सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहते हैं। इसको कहते हैं लाइसोसोम को। रिपीट ना करें, जवाब देने के बाद फिर रिपीट ना करें, समझ गए?
क्योंकि हमको बताने दीजिए, आपने बता लिया तो हो गया। अब उसी बात को बार बार आप रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं, है ना। शायद आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। अच्छा रुको भाई। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, और सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर सकता है जब सेल में किसी भी तरह की इंजरी होती है। वैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का लाइसोसोम के अंदर काम क्या है कि ये वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर सेल में किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है तो ये अपने ही सेल को क्या करता है, मार देता है। बात समझ गए? हाँ, पूरे बदमाश है, एकदम पिजवाल खच्चर है, समझ गए। अब बात आती है कि ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये बताइए। हाँ अभिषेक, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्या है? कहाँ चला गया रे? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? देखो, वैसे सेल ऑर्गेनल्स, ऑटोनोमस मतलब होता है जो अपना काम खुद कर सकता है, उसको हम ऑटोनोमस कहते हैं, है ना। मतलब उसके पास अपना डीएनए है। तो ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए, है ना। जिसके पास अपना डीएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है प्लास्टिड, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, समझ रहे हैं? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को आप बताएंगे, रमन बाबू आप बताइए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तुम लोग तो बेच के खा जाएगा रे। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? पावर देता है। अरे ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है, और फूड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है? कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप प्रोकैरियोट्स का? बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है, बाकी जो है सभी ऑर्गेनिज्म, आदमी हो, जानवर हो, प्लांट्स हो, सभी क्या है? यूकैरियोट्स। अदर ऑर्गेनिज्म देन बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है? यूकैरियोट्स, समझ गए। दूसरा क्या है? इसमें प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब क्या है? इट लैक्स ट्रू न्यूक्लियस।
इसका मतलब होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है सिर्फ, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होता। क्या क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और न्यूक्लियोलस नहीं होगा। बात समझ गए? जबकि यूकैरियोट्स में हैज ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स हैज ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? दैट इज करके आप लिख देंगे, इस बात को मेंशन कर देंगे, है ना, कि इसके पास क्या है। देखो ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और क्या है, न्यूक्लियोलस भी है ना। और न्यूक्लियोलस किस चीज को सिंथेसाइज करता है? आरएनए। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? आरएनए को बनाता है। बात समझ गए? क्लियर है? प्रोकैरियोट्स के पास एक और डिफरेंस है, इसके पास 70S राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम? और इसके पास कौन सा राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम। 70S और 80S का मतलब क्या होता है? देखिए, राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, पढ़ाया भी था मैंने आपको। एक लार्जर सब यूनिट होता है जो कि 50S का होगा और ये 30S, और दोनों जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयन से। एस जो है वो यूनिट है, एस्भैडबर्ग यूनिट। कौन सा यूनिट? एस जो है वो क्या है? एस्भैडबर्ग यूनिट है ना। इसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। एस्भैडबर्ग नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसके यूनिट का खोज किया, तो नाम अपने नाम पर रख लिया। समझ गए? 50, 30, 80 होता है तो 70 कैसे हो गया? 70S इसीलिए हुआ क्योंकि भाई दोनों जब जुड़ेंगे दोनों सब यूनिट तो 10S डीजेनरेट कर जाता है, खराब हो जाता है। समझ रहे बात? जबकि इस केस में यूकैरियोट्स के केस में देखिए क्या होगा। यूकैरियोट्स के केस में भी दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60S और दूसरा होता है 40S। बात समझ गए? और दोनों सब यूनिट किससे जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम आयन। तो 60, 40 कितना हो गया? 100। लेकिन होता क्या है? 80S है, मतलब 20S कहाँ गया? डीजेनरेट हो गया। बात समझ रहे हैं? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिफरेंस बराबर पूछा जाता है, ये आप समझ गए, है ना। आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। अक्सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ER मतलब क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, ये होता क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो एक ट्यूबुलर नेटवर्क है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किससे जोड़ता है? न्यूक्लियस है। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसी को, और ये जोड़ता है किसको? न्यूक्लियस को और सेल मेम्ब्रेन को। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो इसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे, है ना। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसके आउटर सरफेस पे क्या होगा? राइबोसोम्स होंगे। क्या होंगे? राइबोसोम होगा आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है रफ ER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत? क्लियर है? देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है, क्या बनाता है? तो प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड। देखो ये बनाता नहीं है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता नहीं है,
बनाने में मदद करता है। क्या करता है? इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि इसका काम ही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो अंतर स्पष्ट हो गया। दो अंतर तो एकदम क्लियर है आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है आउटर सरफेस पे तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और ये स्मूथ या लिपिड का सिंथेसिस करता है। क्लियर है? और ईआर का काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है और न्यूक्लियस से बाहर जो जाता है सब्सटेंस को इधर से पैसेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, निकल सकता है। समझ गए? ठीक, एक पाइपलाइन है। इस बार भी पूछा गया था ये। हाँ, ये बराबर पूछा जाता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, क्या आप बता सकेंगे? ये टिश्यू से है। हाँ बोलिए। जिसको जो इम्पोर्टेंट लगे अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। जाइलम क्या करता है? ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। कहाँ से कहाँ रे? रूट से लेके पूरा ऊपर तक, पत्ता तक। ये प्लांट है तो रूट से लिया पानी और मिनरल्स और पत्तों तक लेके गया, वहां से इवेपोरेशन के द्वारा उसका लॉस हो जाता है। समझ गए? तो जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट्स फूड। समझ गए? फूड का कंडक्शन करता है। कहाँ से कहाँ? फूड बनता कहाँ है? पत्तों में, है ना? पत्तों में बनता है तो पत्ते से नीचे भी लेके आएगा और ऊपर भी लेके जाएगा। इसमें क्या है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। पत्ता में जाने के बाद तो वाटर का लॉस हो जाएगा। या तो वो फूड बनाने में मतलब फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो रहेगा वो इवेपोरेट कर जाएगा, है ना? इसमें क्या है कि फूड नीचे भी आवेगा ऊपर भी जाएगा। मतलब यहाँ ट्रांसपोर्ट क्या है? बाई डायरेक्शनल। ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। समझ गए? दो डायरेक्शन में होता है। और इसमें ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम में वो क्या है? यूनी डायरेक्शनल। ट्रांसपोर्ट इज इन जाइलम इज यूनी डायरेक्शनल। समझ रहे बात? ये मेजर डिफरेंस है जो आप लिख सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, पूरे प्लांट में होता है। वाटर का रिक्वायरमेंट हर एक पार्ट को है, मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट हर एक पार्ट को है। समझ गए? जी अवश्य। ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। हाँ ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानते हैं? क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू?
वैसा देखो मेस्टोमेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू है जिसके पास क्या है, पावर ऑफ डिवीजन, मतलब ये डिवाइड कर सकता है, पावर ऑफ डिवीजन है इसके पास, ठीक है। तो इसके सेल डिवाइड करेंगे, और आपको पता है कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो कितने सेल बनाते हैं, 2 सेल बनाते हैं, है ना। जो सेल डिवाइड किया उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल, और जो बना उसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। बात समझ रहे हैं? तुम लोग तो ऐसा लॉलीपॉप जवाब सब दे रहा है कि बुढ़िया जाएगा, समझ गए? हाँ हो गया। हाँ,